हेलो। आज का ये हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट। जो इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट होंगे उनको हीट करेंगे तो उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो स्टेबल है, नहीं ब्रेक होंगे या मेल्ट हो जाएंगे, या अगर ब्रेक हुए तो कौन सी गैस रिलीज़ हुई, CO2 H2O, वो सारे पार्ट हम इसमें देखेंगे। सॉल्ट मतलब कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, इस टाइप के सॉल्ट। जब भी हीटिंग इफेक्ट आएगा तो ध्यान रखना है कि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसको हम बोलते हैं कि इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा, दूसरे में अलग बनेगा। तो हीटिंग इफेक्ट में 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक लेंगे हम सारे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इन चारों का एक पूरा गैंग है, ये एक जैसा बिहेव करेंगे। ध्यान दें इसमें लिथियम नहीं है, ये चारों एक है, लिथियम इसमें जैसे बिहेव करेगा। अब इसमें क्या है, और एक 4 अलग है, हापा, HAPA। बोलिए आप 2 बार, HAPA। H रिप्रेजेंट करेगा मरकरी, A रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर। हीटिंग इफेक्ट में आपको दिमाग में बस ये रखना है कि इन तीनों में से किस कैटेगरी में आ रहा है। अदर्स इसमें आ जाएंगे, लिथियम इस वाली कैटेगरी में आएगा, मैग्नीशियम, जिंक सब इस कैटेगरी में, और ये चारों इधर, इन चारों का अलग होगा, या हापा का अलग होगा। क्लियर। यहाँ पे लिथियम होगा, कैल्शियम, रुबिडियम इधर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब इस कैटेगरी में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। कार्बोनेट्स यानी कार्बोनेट सॉल्ट, जैसे लिथियम कार्बोनेट, सोडियम, मरकरी का कार्बोनेट, उस कार्बोनेट सबको हीट करने पे क्या होगा, ध्यान रखेंगे तीनों कैटेगरी में अलग अलग बनेगा। तो मेटल कार्बोनेट, अगर जनरली कोई भी मेटल कार्बोनेट लेते हैं उसको हीट करने पे क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। MCO3 हीट किया मेटल ऑक्साइड एंड CO2। ये मेटल क्या हो सकता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल MgCO3 लिया, तो MgCO3 जब लेंगे तो क्या बनेगा, MgO प्लस CO2। तो देख लेते हैं वो तीनों का क्या क्या था, कौन से थे, बोलिए आप लोग। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके कार्बोनेट्स को हीट करेंगे तो ये स्टेबल है, मतलब ये ब्रेक नहीं होंगे, बाकी वाले इस कैटेगरी में आ जाएंगे। और जो हापा थे HAPA वाले, इनके किसी भी सॉल्ट को हीट करने पे फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, मेटल। अगर ऑक्सीजन है तो O2 रिलीज हो जाएगा, नाइट्रोजन है तो NO2 पर, लेकिन हमें फाइनली क्या मिलेगा, इनमें हमें मेटल देना है। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हमारे पास ऑप्शन दे देंगे कि बताओ किसको हीट करने पे हमें मेटल मिल रहा है, तो कौन से होंगे वो, हापा वाले देंगे मेटल, इन लोगों का थोड़ा अलग होगा और इनका जो नॉर्मल वाला है। तो याद रखेंगे हापा क्या देंगे फाइनली, मान लेते हैं मरकरी का हमने नाइट्रेट लिया तो फाइनली क्या मिलेगा, मरकरी का कार्बोनेट को हीट किया, फाइनली मिलेगा मरकरी। क्लियर। स्टार्ट करते हैं। कॉपर वाला लिया हमने कार्बोनेट जो कॉपर होता है वो Cu हाइड्रोक्साइड के साथ भी है, इस वजह से इसका कार्बोनेट कैसा होता है, बेसिक नेचर का, क्योंकि यहाँ पे क्या है OH-। अगर हमने इसको हीट किया, हीट करने पे कॉपर उन तीनों में से किस फैमिली में आ रहा था, क्या ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में है, नहीं। हापा का पार्ट है, नहीं। तो नॉर्मल क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड और CO2 रिलीज होगा। इतना क्लियर। मैग्नीशियम क्या नॉर्मल फैमिली है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस उड़ जाएगी, रिलीज हो जाएगी, क्या बनेगा हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिंक लिया, जिंक क्या है, नॉर्मल, क्या बनेगा ये, ZNO एंड CO2 रिलीज होगा। ZNO जब गर्म है तो येलो कलर का है, ZNO जब ठंडा हो जाएगा तो उसका कलर होगा वाइट। ZnCO3 जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो यूजुअली कलरलेस होते हैं, तो ZNO थोड़ा गर्म है तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़े डिफेक्ट्स होंगे, तो ट्रांजिशन फेज में है तो उस समय गर्म है, और जब ठंडा कर देंगे तो वाइट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपको नोट करना है, ZNO हॉट में येलो, जैसे इसको ठंडा करेंगे वाइट। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम देखेंगे इसमें कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। और यहाँ देखिए जो कॉपर है, कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और एक होता है +1, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इस वाले पार्ट को यहाँ लिख लेते हैं। जो कॉपर 2+, जब एक्वस है पानी में उसका स्टेबल होगा 2+, अदरवाइज कोई और होगा, साइनाइड है, ऑक्सीजन है,
आयोडीन किसी और के साथ गैसियस फेज में कैसा होगा उसका +1। तो 2+ में बना है ये, इसको हमने हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये 2+ वाले में। कॉपर जो 2+ है इसे बोलेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड, ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक में होगा काला कलर और क्यूप्रस Cu जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे, इसका कलर क्या है रेड कलर। PbCO3 क्या बनेगा, Pb किस फैमिली में आ रहा है, जो सेकंड नंबर वाला था उसके अंदर क्या बनेगा ये PbO + CO2। लिथियम अपनी फैमिली वालों से अलग बिहेव करता है, क्या बनेगा इसका लिथियम ऑक्साइड + CO2। मरकरी ये सिल्वर है, सिल्वर किसका पार्ट है हापा का। हापा वाले जो पार्ट होंगे वो क्या बनाएंगे, पहले ऑक्साइड बनाएंगे, पर जो उसका ऑक्साइड है वो फर्दर टूट के क्या बन जाएगा सिल्वर। हमें ये इंटरमीडिएट नहीं बताना है, क्वेश्चन में आएगा तो हम क्या बताएंगे डायरेक्टली सिल्वर NO2। पहले ये बना होगा, फिर ये अपने आप ही थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं भी लिखा है थोड़ा हीट, फिर भी हम डायरेक्टली क्या बनाएंगे इसका मेटल। Ag2CO3 वाइट कलर का था, थोड़ा थोड़ा येलोइश नेचर था। Ag ये ब्लैक कलर का होगा। अमोनियम कार्बोनेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार भी लगा दिया है मैंने। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। क्या होगा, इसको जब हीट करेंगे, ये वाला पार्ट ये मेटल वाला नहीं है, अलग से है पर कार्बोनेट है इसलिए इसमें डाल दिया है। क्या रिमूव कर सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन से अमोनिया बन सकता है और ये CO2 और यहाँ पे हाइड्रोजन से H2O। तो क्या बनेगा CO2 H2O और अमोनिया। K2CO3 इसको हीट करने पे क्या बनेगा, ये कौन से पार्ट था पोटेशियम सोडियम वाला पार्ट है, ये जो स्टेबल है ये ब्रेक नहीं होंगे, थर्मली स्टेबल। इसको हीट करने पे हमें मेटल का ऑक्साइड नहीं मिलेगा, CO2 नहीं मिलेगा, CO2 फॉर्म नहीं करेगा। मरकरी वाले में क्या बनेगा, ये फाइनली मरकरी CO2 उड़ जाएगा और जो मरकरी ऑक्साइड था उसमें से O2 निकल के मरकरी फाइनल मिलेगा। पीबी वाले को अगर हीट कर रहे हैं तो क्या देखेंगे, कम टेम्परेचर पे है तो क्या बना इसके अंदर CO2। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है पहले से, इसलिए को हाईलाइट कर दिया है, इसको आप नोट कर लें। हाई टेम्परेचर है तो ये वाला ऑक्साइड जो मिक्स ऑक्साइड था वो टूट के क्या बन जाएगा PbO। CO वाला भी CO2, वाटर तो वाटर, ये वाला पार्ट लिखेंगे। इसका भी नेचर कैसा होगा, लेड कार्बोनेट का बेसिक, क्योंकि इसके पास क्या है OH-। काम की चीज़ें क्या थी यहाँ तक, जितने भी कार्बोनेट्स हैं कार्बोनेट डिकम्पोज होकर क्या देंगे CO2 और मेटल ऑक्साइड। पर वो कौन से 4 कार्बोनेट्स हैं जो हीट करने पे CO2 रिलीज़ नहीं करते, वो क्या है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये डिकम्पोज नहीं होंगे। ऐसा क्या, इनको कितना भी हीट करेंगे डिकम्पोज नहीं होंगे, हीट करने के बाद कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। इनको जब हीट करेंगे इनके कार्बोनेट्स को तो वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। ध्यान रखें हम कार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं, बाकी सारे अलग अलग हैं तो किसी को किससे मिक्स नहीं करना है, इसलिए हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। कार्बोनेट, इनके कार्बोनेट्स को हीट करने पे क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, ये डिकम्पोज नहीं होंगे। डिकम्पोज का मतलब टूट के ऑक्साइड बनाना और CO2 बनाना, वो इनसे नहीं होगा। ऑक्साइड ऑफ हैवी मेटल, हैवी मेटल मतलब हापा HAPA, हैवी मेटल वाले कि कोई भी हम सॉल्ट लेंगे, इनका कोई भी हम आगे देख लेंगे, बाकी सॉल्ट्स, इनके कार्बोनेट्स को हीट करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, मेटल और O2। मेरा Ag2CO3 मतलब मरकरी है, इसको हीट करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, दिमाग में क्या आना चाहिए, मरकरी। कौन है वो, हापा HAPA, मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सब क्या देंगे, हापा। हमने इतना सारा इनको पढ़ लिया है। तो हीट करने के बाद कौन ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो थर्मल स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इनमें से ये तो हमें पता चल गया कि लिथियम में वो ब्रेक हो रहा है, थर्मली अनस्टेबल है, और ये वाले पार्ट डिकम्पोज नहीं हो रहे, तो ये होंगे स्टेबल और ये होगा अनस्टेबल। लिथियम कार्बोनेट CO2 रिलीज़ कर देगा।
थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि हमारे पास कंपाउंड है, हम हीट कर रहे हैं, कौन पहले डिकम्पोज हो जा रहा है, कौन मेल्ट हो जा रहा है। जो जितना जल्दी मेल्ट होगा वो थर्मली अनस्टेबल है। जो ज़्यादा देर तक हीट को अपने अंदर रख के रिएक्ट ना करे, ना टूटे, तो उसे बोलेंगे थर्मली स्टेबल। तो इनमें से सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल कौन सा है? इसका सीजियम वाला। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा होगा सीजियम, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रहे हैं। जब इंक्रीज कर रहे हैं तो इसको हीट करने पे, इसको डिकम्पोज करने पे या मेल्ट करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन फजान्स रूल से है। इस वाले पार्ट को केमिकल बॉन्डिंग में डील करते हैं। तो क्या होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल? सीजियम। कौन सा स्टेबल? थर्मल स्टेबल। ये लिया हमने एल्कनी अर्थ मेटल का, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? अभी डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए क्या बताया है? जो नीचे वाला पार्ट होगा, नीचे मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे, कार्बोनेट है, ये ज़्यादा स्टेबल है। कौन सा स्टेबल? थर्मल स्टेबल, थर्मली स्टेबल। एक ही फैमिली के अंदर है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि इसमें जो नीचे वाला होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। बेरिलियम टूट के क्या बनेगा? बेरिलियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज होगा। इसको ब्रेक करने के लिए 350 डिग्री सेल्सियस पे ब्रेक हो जाएगा। इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, 1000 के अराउंड। अगर कुछ क्वेश्चन आए जिसके अंदर एल्कली मेटल्स है, एल्कली अर्थ मेटल है, अलग अलग है, तब उनकी थर्मल स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे? इसका तो पता चल गया कि ये वाला पार्ट है सोडियम पोटेशियम वाले 4 गैंग वाला, तो ये क्या होगा? ये तो स्टेबल है, तो ये नहीं ब्रेक होगा। सबसे स्टेबल इनमें से ये हो गया। पर अगर हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना हो तब कैसे कंपैरिजन करेंगे? उसके लिए आपको ये याद रखना है, Q/R यानी चार्ज बाई रेडियस का रेशो अगर ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा? वो कंपाउंड थर्मली लेस स्टेबल, वो अनस्टेबल है। Q मतलब चार्ज, जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का हम क्या लेंगे? +1। मैग्नीशियम पे क्या चार्ज होगा? +2। एक एल्युमिनियम है +3। तो हम क्या देखेंगे? पहले चार्ज। इन सब में चार्ज सबसे ज़्यादा किसका है? साइज़ बाद में, पहले चार्ज से अगर हमारा आंसर आ जाए, चार्ज से अगर हम डिसाइड कर ले, डिसाइडिंग हो जाए, तो हम क्या करेंगे? साइज़ पे नहीं जाएंगे। सबसे ज़्यादा किस पे आ रहा है? एल्युमिनियम पे। तो एल्युमिनियम का Q ज़्यादा, तो क्या है? ये लेस स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सोडियम वाला। इसी वाले पार्ट को हम इस वाले में एक्सप्रेस करते हैं, रिलेट करते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सारे एक ही फैमिली के हैं। सब पे चार्ज क्या होगा? 2+। सब पे 2+ है। चार्ज डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, तो क्या देखेंगे? रेडियस मतलब साइज़, टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ करता है। ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम का साइज़ क्या होगा? यहाँ पे छोटा होगा। नीचे दम जितना छोटा होगा पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा? बड़ा। Q/R निकालना है हमें। Q जितना छोटा, ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। यानी बेरिलियम वाले का Q/R ज़्यादा है, तो वो क्या होगा? थर्मली कम स्टेबल। Q/R से हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पर एक ही फैमिली में है तो हम इतना क्यों ही सोचें, डायरेक्टली बोल देंगे जो नीचे वाला है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये थर्मल स्टेबिलिटी वाले पार्ट को समझने के लिए यहाँ पे जितने भी डिस्कस करेंगे सबको देखेंगे, तब जाके क्लियर होगा। इसलिए कंटिन्यू पूरा देखना है आप लोगों को। बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स का मतलब क्या है? मेटल के साथ HCO3 वाला पार्ट होगा। बाइकार्बोनेट को हीट करने पे क्या मिलेगा हमें? मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट के साथ साथ CO2 रिलीज़ होगा, और उसको जब फर्दर हीट करेंगे तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड एंड CO2। मेटल बाइकार्बोनेट क्या दे देंगे हमें? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। क्या सारे मेटल कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड देते हैं? नहीं। कौन कौन से वो एक्सेप्शन थे? वो 4 हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। इनकी जो कार्बोनेट है वो मेटल ऑक्साइड और कार्बोनेट नहीं देंगे, ये वाला पार्ट नहीं बनेगा, वो थर्मली स्टेबल है। हमने अभी प्रीवियस वाले पार्ट में देखा है। जनरल रिएक्शन, बाइकार्बोनेट को हीट करने पे कार्बोनेट बना, वाटर रिलीज होगा और CO2 रिलीज होगा। ये भी गैस है, बहुत हीट कर देंगे तो ये भी वाटर बन के उड़ जाएगा। पॉइंट, ऑल बाइकार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव कार्बोनेट एंड CO2।
कार्बोनेट तो सब देंगे। क्लियर? ये इक्वेशन पहले पूरा देखेंगे। सोडियम है तो यानी ये CO2 नहीं देगा, बस ये कार्बोनेट तक रुक जाएगा। मैग्नीशियम है, ये फर्दर MgO प्लस CO2 रिलीज करेगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। सल्फेट है हाइड्रेटेड फॉर्म में। हाइड्रेटेड का मतलब है कि पानी के मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, जिसको कहते हैं डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल की फॉर्म में वहाँ पे अटैच होंगे। मेटल सल्फेट, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी मेटल सल्फेट लेंगे वो क्या देगा? मेटल ऑक्साइड। सब तो डिकम्पोज हो जाएंगे, पर यहाँ पे स्पेशल पॉइंट है कि कौन सी गैस रिलीज करेंगे। सल्फेट है तो सल्फर वाला निकलेगा। कौन सा गैस? SO3, SO2 भी हो सकता है। ऑक्सीजन है तो O2 रिलीज होगा या नहीं होगा वो देखते हैं। कोई भी अपने मेटल ऑक्साइड लिया तो क्या होगा? सॉरी, मेटल सल्फेट लिया, मेटल सल्फेट ब्रेक करेगा मेटल ऑक्साइड प्लस SO3। और जो SO3 है, हाई टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर 800 से ज़्यादा दिया तो SO3 रहेगा ही नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SO2 प्लस O2 में। वहाँ पे हम SO3 नहीं लिखेंगे। SO3 क्या हो गया? टूट के ये बन गया। तो जनरल इक्वेशन क्या होगी? मेटल सल्फेट को अगर हीट किया तो क्या बना? मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2। O2 है वो न्यूट्रल गैस है। SO2 ये एसिडिक गैस है, क्योंकि इसमें पानी डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड। तो क्वेश्चन में आएगा कि अगर हमने जिंक सल्फेट को हीट किया तो दो गैस निकली है, तो दोनों में से कितने का एसिडिक नेचर है? किसका है? SO2 एसिडिक है। O2 एसिडिक नहीं है, वो क्या है? न्यूट्रल है। इसमें सल्फेट में क्वेश्चन कौन सा बनता है? क्वेश्चन बनता है हमारा FeSO4। अभी हमने देखा कि कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं? SO2 एंड O2। एक अकेला सल्फेट है, एक अकेला जो सल्फेट है फेरस सल्फेट, इसको हीट करने पे क्या बनता है? SO2 तो बन ही रहा है, पर वहाँ पे SO3, दो एसिडिक गैस रिलीज हो रही है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, दो एसिडिक गैस। जैसे ही आ जाए क्वेश्चन में कि ऐसा सल्फेट है, उसको हीट करने पे हमें दो एसिडिक गैस मिल रही है, तो आपको दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? फेरस सल्फेट। इसी पे क्वेश्चन होंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसीलिए हो रहा है कि बन क्या रहा था हमारा बन रहा था इसके केस में भी आयरन का ऑक्साइड SO2 प्लस O2, ये बना था Fe2O3। बट Fe2O3 ये क्या है? कैटलिस्ट का काम करता है। ये क्या कर देगा? इसको दोनों को रिएक्ट करा के बना देगा SO3। कहते हैं ना ऑटो कैटलिस्ट या सेल्फ कैटलिस्ट। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक्ट कर रहा है कैटलिस्ट जैसा। उसने क्या किया है? अपने ही SO2 को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ऑक्सीडाइज करके किस में बना दिया? SO3 में। तो आयरन सल्फेट में क्या बनेगा? ये दो एसिडिक गैस मिलेगी और ये न्यूट्रल गैस है मिलेगी। तो क्लियर? दोबारा बोल रही हूँ, सल्फेट को हीट करने पे कुछ नहीं टेम्परेचर मेंशन है, तो आपको बनाना है SO2 एंड O2। अगर मेटल सल्फेट में आयरन आ गया तो आयरन के केस में आपको SO3 भी ऐड करना है। क्यों? क्योंकि आयरन सल्फेट कैटलिस्ट का काम करके अपने ही गैस के प्रोडक्ट को क्या बना देगा? दूसरे वाले हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला गैस बना देगा। फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? ये वाला पार्ट। इसके साथ अगर वाटर क्रिस्टलाइजेशन में है FeSO4.7H2O, इसे कहते हैं ग्रीन विट्रॉल। विट्रॉल का नाम इसलिए आया है, पहले जब सल्फेट नहीं बोला जाता था, जितने भी सल्फेट वाले होते थे उनका नाम होता था विट्रॉल से। इसका कलर है ग्रीन, तो इसको क्या बोला जाता है? ग्रीन विट्रॉल से। साइंटिस्ट ने तो उनका नाम रखा था, बट अब क्या हो रहा है कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताओ इसका कलर क्या है, तो ग्रीन विट्रॉल। या बोल दिया है कि ए कंपाउंड है, इसका कलर ग्रीन है, फर्दर रिएक्ट करने पे ये हो रहा है, बहुत बड़ी चेन रिएक्शन है। फिर पूछा जाए बताओ ये क्या है, हमें इतना जाना ही नहीं है। हमें पता है कि ग्रीन विट्रॉल किसका होता है? FeSO4.7H2O का। क्लियर? इसके अंदर जो 7 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं? आयरन पे है 2+, SO4 पे है 2-। इन दोनों के बीच में होगा 2+, 2- के बीच में आयोनिक बॉन्ड। ये 2+, ये SO4 आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कैसा होता है? डायरेक्शनल नहीं होता। कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। ध्यान रखना, आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल। उसके बाद सल्फेट में
सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कौन कौन से बॉन्ड है? ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, जो वो सब डायरेक्शनल है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है उस टाइप से। फिर 7 में से कितने पानी के मॉलिक्यूल्स, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स ये कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट स्पेयर। ये वाला पार्ट कोऑर्डिनेशन एक प्रॉपर चैप्टर में डील करते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं। ये सारे क्या हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसके साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो 7 में से 6 इधर कनेक्टेड है, तो एक पानी कहाँ है? हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों को कनेक्ट करेगा। तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर कितना आएगा? 6 पानी के मॉलिक्यूल अंदर होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का है 6। डायरेक्टली 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। इसको बहुत हीट किया तो क्या हुआ? सारे पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ गए। क्या बना? FeSO4। फिर हीट किया इसको तो क्या बनेगा बताएं? Fe2O3। सल्फेट वाले में क्या बनता है? 2 एसिडिक गैस भी बनती है। ये 2 इम्पॉर्टेंट है। और O2। यहाँ पे आयरन पे 2+ है फेरिक। आयरन पे अगर 3+ है वो है आयरन पे 2+ फेरस, आयरन पे 3+ फेरिक। जो फेरिक वाला है वो नॉर्मल ही जैसे रिएक्शन होगा, पर ग्रीन विट्रोल वाला इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखेंगे। CaSO4.2H2O ये क्या है? हमारा जिप्सम। जिप्सम को हीट करने पे क्या मिलेगा? ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल जो डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हैं वो क्या करेंगे? उनमें से 3/2 रिमूव हो जाएंगे, हाफ रह जाएगा। हाफ है, इसी वजह से उसको क्या बोला है? आधे को हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। इसी को कहते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले हीट करेंगे तो क्या बनेगा? हेमी वाला। फिर हीट करेंगे तो ये वाटर का मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा। अब पानी का मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं है, इसको बोलेंगे डेड। पानी नहीं है, कोई जान नहीं है, डेड। इसको फिर हीट किया। सल्फेट को हीट करने पे क्या होगा? CaOSO2NO2। इस केस में आपको टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है। 393 केल्विन से ऊपर चले गए तो बिल्कुल पानी नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएंगे तो पानी हीट करते वक्त 393 से कम पे ही हीट करना है। अप्रोप्रिएट कौन सा है? 373 पे हीट करने पे क्या बनेगा? वो हेमी हाइड्रेटेड फॉर्म। फर्दर हीट करने पे डेड, और हीट करने पे SO2 और O2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये वाला पार्ट रीड कर लें। एनहाइड्रस मतलब नो पानी, पानी नहीं है, सब उड़ गया पानी, उसी को कहते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। ये रहा, ये प्लास्टर में यूज़ करते हैं जब हमारा बोन्स टूट जाता है तो ऐसे वाइट कलर का होता है। इसको पानी से मिला के बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, 5 से 15 मिनट में बहुत टाइट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट.5H2O, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कलर क्या है? ब्लू। ये ब्लू विट्रॉल है, सल्फेट है तो ब्लू। हीट करने पे पहले 4 पानी के मॉलिक्यूल रिमूव हुए, 1 बचा है, इसका कलर है वाइट। ये वाटर के मॉलिक्यूल जो 4 रिमूव हो गए उन्हीं की वजह से था कलर्ड। अगर वो नहीं है तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? आयोनिक। यहाँ पे था, अभी डिस्कस कर लेते हैं। यह है वाइट कलर का, यहाँ पे है 4H2O। इसको फर्दर हीट किया, फिर 1 वाटर का मॉलिक्यूल है वो भी रिमूव हुआ, फिर हीट किया तो CuO। क्या कलर था CuO का? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ब्लैक, और +1 का मतलब रेड। ये आपको याद रखना है। यहाँ नहीं यूज़ हो रहा तो कहीं ना कहीं यूज़ होगा कि कॉपर +1 है, क्या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसको और ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया, SO3 था। याद रखें पहले क्या बताया था? टेम्परेचर 800 से ज़्यादा है तब SO3 कन्वर्ट हो जाएगा SO2NO2 में। टेम्परेचर का इम्पॉर्टेंट है, वो वाला पार्ट है। हीटिंग वाला पार्ट अगर नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये भी है, ये भी चेक करते हैं। CuSO4.5H2O में कॉपर पे है 2+ चार्ज, SO4 पे है माइनस। इन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। आउट ऑफ 5 4 वाटर के मॉलिक्यूल अंदर रहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, 1 बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इस पर भी क्वेश्चन बहुत बनाते हैं ये एग्जामिनर कि इनमें से कितने वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं? वो है 1, और बाकी 4 क्या हैं? कोऑर्डिनेट स्पेयर के अंदर है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। जैसे हमने हीट किया तो ये वाले पार्ट जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बने हैं इन्हें कहते हैं लाइगेंड्स या लिगेंड्स। इन्हीं के वजह से कलर था, ये चले गए तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? कलरलेस।
देखिए ध्यान से, वाटर के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ड्यू टू लोन पेयर ये डोनेट कर पा रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 2 लोन पेयर है तो एक ही लोन पेयर डोनेट करता है। अगर 3 लोन पेयर किसी के पास है तो एक ही डोनेट करेगा, एक है तो भी एक ही डोनेट करेगा। तो ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेट स्पेयर के अंदर 4, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो इस वाले कंपाउंड में कितने डिफरेंट टाइप के बॉन्डिंग है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में नॉर्मल कोवेलेंट, ये कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे आयोनिक, जितने भी टाइप के बॉन्ड पॉसिबल है सब इस कंपाउंड में बने हुए हैं। यहाँ पे ये भी डिस्क्राइब है। एक CuSO4 दूसरा CuSO4 वाले से कनेक्टेड कैसे होंगे, ये थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पूरा एक कंपाउंड है, ये दूसरा एक कंपाउंड कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्लास में इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन ज़्यादा थर्मल स्टेबल है। अगर हमारा एनायन फ्लोराइड है, क्लोराइड है, एनायन छोटा है या बड़ा है तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कौन जल्दी ब्रेक हो जाएगा। थैंक यू।